हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। होप कि सब आप अच्छे होंगे। और 2 मिनट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में आपको ये लेक्चर्स तभी ढंग से समझ में आने वाले हैं जब आप पहली चीज़ नॉर्मल स्पीड पे आप लेक्चर देखोगे, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। एक ही बार में लेक्चर ख़त्म करो, रोज़ का रोज़ डेली का डेली जो लेक्चर हो देखो, बहुत ज़्यादा आवर्स नहीं है। और जो होमवर्क है उसको करो, आप लोग टेस्ट है वो टेस्ट दो। तो अभी क्या पता है, जो लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी उन स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ जाती है। कैसे होता है, घर पे पेरेंट्स नहीं हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि पेरेंट्स नहीं है, तो वो पेरेंट्स नहीं होने के केस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं रिगार्डिंग होम। कुछ नालायक भी होते हैं, उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि सेम चीज़, अभी टीचर आपके सामने नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि कोई डर नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और आपको क्या करना है कि रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आपको हमेशा बिहेव करना है। डेली रिकॉर्डिंग देखो, डेली क्लासेस देखो, वन टाइम कंप्लीट करो, नॉर्मल स्पीड पे देखो। सिर्फ क्लास ख़त्म होना टारगेट नहीं है, आप नॉर्मल स्पीड पे उस लेक्चर को देखो कि भाई क्या है, होमवर्क करो, टेस्ट दो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब कुछ आज भी बच्चे ऐसे हैं जो एडीडी की प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, एडीडी की प्रॉब्लम आज पूछ रहे हैं, उसको ख़त्म हुए हुए 4 दिन हो गए, अभी भी पूछ ही रहे हैं प्रॉब्लम्स। इसका मतलब उनका लेक्चर पेंडिंग चल रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर होमवर्क करें, रेगुलर आप लेक्चर देखें, साथ के साथ चलें, टेस्ट देते रहें, तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अभी लास्ट हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर एवरेज ड्यू रेट का, सॉरी अकाउंट करंट। हम लोग लास्ट बात कर रहे थे अकाउंट करंट पे। तो अकाउंट करंट पे हम लोगों ने बात की थी, क्या है अकाउंट करंट। होप आप रिवाइज करेंगे मेरे साथ में, है ना। तो अकाउंट करंट इज़ ए व्हाट स्टेटमेंट। और उसको एक पर्सन बना के सेकंड पर्सन को क्या करता है, सेंड करता है। तो वी कैन से अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर बाय वन पर्सन एंड सेंड टू अनदर पर्सन। तो स्टेटमेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि पर्पस के अकाउंट करंट बनाने का, तो वी हैव 3 पर्पसेस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। फर्स्ट, टू इंटीमेट सामने वाली पार्टी, आपको सामने वाली पार्टी को इंटीमेट करना है। तो ऑब्जेक्ट इज टू इंटीमेट अदर पार्टी व्हाट ट्रांजैक्शन। सेकेंड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन ईच ट्रांजैक्शन। एंड थर्ड, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि आपका इंक्लूडिंग बैलेंस, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस है। फिर उसके बाद अपन ने बोला अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट टेबल मेथड। इंटरेस्ट टेबल मेथड में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन पे हम लोग इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, रेट और 365 डेज कॉमन लेके बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। तो अपन ने फर्स्ट 2 मेथड स्टार्ट किए थे, दोनों एक जैसे हैं। और अकाउंट करंट बनाने का प्रोसीजर क्या रहता है? अकाउंट करंट बनाने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओ। हेडर होता है रिसीविंग पार्टी नेम इन अकाउंट करंट विद सेंडर पार्टी अप टू सेटलमेंट डेट। उसके बाद बोथ साइड, डेबिट क्रेडिट साइड, वी हैव 5 कॉलम्स। फर्स्ट 3 कॉलम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन नॉर्मल मैनर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और लास्ट के 2 कॉलम फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो डेज एंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोगों ने बोला वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोगों के पास 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो कि सेटलमेंट डेट से पहले डी होते हैं, और एक होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि सेटलमेंट डेट के बाद डी हो रहे हैं, दैट इज नोन एज रेडिंग ट्रांजैक्शन। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन और रेडिंग ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में और रेडिंग ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, नॉर्मल ट्रांजैक्शन सेटलमेंट डेट के पहले डी होते हैं, और रेडिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सेटलमेंट डेट के बाद डी होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस इज इन केस ऑफ नॉर्मल ट्रांजैक्शन वी काउंट डेज फ्रॉम ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट, एंड इन केस ऑफ रेडिंग ट्रांजैक्शन वी काउंट डेज फ्रॉम सेटलमेंट डेट टू ड्यू डेट। दूसरा, थर्ड डिफरेंस क्या है? नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो है वो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के जो डेज और इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं,
और रेडिंग ट्रांजैक्शन के जो डेज हैं, रेडिंग ट्रांजैक्शन के जो डेज हैं या उसका जो इंटरेस्ट या प्रोडक्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो नेगेटिव साइन के साथ आने से क्या होता है, या तो वो बैलेंस कैलकुलेट करते समय वो इंटरेस्ट या प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड में क्या होता है, ऐड हो जाता है, या वो सेम साइड से क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। जैसे रेडिंग का अगर मैं आपको वापस एक एग्जांपल दूं, जैसे रेड इंक ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो रेडिंग ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल जैसे दूं, मान लो आपकी सेटलमेंट डेट, आपके ट्रांजैक्शन जनवरी के हैं, ओके, transaction between X and Y and their settlement date is 31st जनवरी। X और Y के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड देयर सेटलमेंट डेट इज़ जनवरी। उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो एक बार का सेटलमेंट कब करेंगे, 31 जनवरी को करेंगे। अब मैं जैसे आपको बोलूं कि 1 जनवरी को क्या किया, सेल किया, सेल टू वाई ₹1000। 1 जनवरी को सेल किया हम लोगों ने, क्या किया, 1 जनवरी सेल टू वाई 1000। और अगर मान लो ये 20 जनवरी को आपको कैश पेमेंट कर देता, कौन, वाई, कैश रिसीव फ्रॉम वाई 1000। तो ये आपके दो ट्रांजैक्शंस हैं जो एक्स और वाई के बीच में हुए हैं। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें तो इफ़ वी आर नॉट अलाउइंग क्रेडिट पीरियड, तो 1 जनवरी जो है वो क्या है, ट्रांजैक्शन डेट, और 1 जनवरी ड्यू डेट है जिसका पेमेंट कब आ रहा है, 20 जनवरी को आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 19 डेज। तो सेटलमेंट डेट पे हम लोग क्या करेंगे, 19 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों? 1 जनवरी को ड्यू हुआ और फाइनली पेमेंट कब हो रहा है, 20 जनवरी को। तो नॉर्मल भी बात करें तो 1 जनवरी का ड्यू अमाउंट अगर 20 जनवरी को रिसीव होगा तो आप लोग कितने डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 19 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना। जब इसको अपन लोग अकाउंट करंट फॉर्मेट में लेते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग क्या हेडर दे रहे हैं, वाई इन अकाउंट करंट, वाई इन अकाउंट करंट with X up to 31st जनवरी, Y इन अकाउंट करेंट विद X अप टू 31st जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, सेल हुआ, अमाउंट कितना आएगा, 1000, ठीक है। और आप इंटरेस्ट क्या करोगे, कितने डेज़ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं करते, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में कि हम लोग इस पर 30 डेज़ का इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अब क्या किया उसने अपने को पेमेंट, मिस्टर वाई ने पेमेंट आपको 20 जनवरी को कर दिया। तो 20 जनवरी को आप एंट्री क्या कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय कैश आ गया। तो इस केस में यहाँ पे बाय कैश आ रहा है कितना, 1000। और उसने सेटलमेंट डेट से आपको क्या किया, 11 डेज़ पहले पेमेंट कर दिया। तो आप उसको 11 डेज़ का इंटरेस्ट क्या करो, वापस से अलाउड कर दो। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 डेज़ का इंटरेस्ट आपने चार्ज किया जो भी आया, और 11 डेज़ का इंटरेस्ट वापस आपने अलाउड कर दिया। तो नेट ऑफ करें तो इस सिस्टम में 19 डेज़ का इंटरेस्ट क्या हुआ, चार्ज हो गया। तो ये नॉर्मल था। पर अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि उसने क्या किया, 20 जनवरी को कैश देने के बजाय उसने क्या किया, क्या बात की थी हम लोगों ने, याद है, उसने कैश देने के बजाय क्या किया, 1 मंथ का बिल दे दिया। तो बिल रिसीव फ्रॉम वाई एंड क्रेडिट पीरियड, और सॉरी बिल पीरियड इज़ 1 मंथ, और बिल का पीरियड कितना है, 1 मंथ है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 20 जनवरी को बिल रिसीव हो गया, पर इसकी जो ड्यू डेट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, 23 फैब है। 20 जनवरी प्लस 1 मंथ, 20 फैब प्लस 3 डेज, 23 फैब। तो मैं अकाउंट करंट की बात नहीं करूँ, मैं नॉर्मल भी बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा पता है, कि मेरा अमाउंट ड्यू कब हुआ, 1 जनवरी को, और फाइनली उसका जो पेमेंट रिसीव हो रहा है, आपका जो अमाउंट ड्यू हुआ वो 1 जनवरी को ड्यू हुआ, और उसका फाइनली पेमेंट जो रिसीव होगा वो 23 फैब को होगा।
तो इस केस में कितने डेज का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए पता है? जनवरी के 30 डेज तो चार्ज करना ही है। और मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा पता है? फैब के 23 डेज का भी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो टोटल इस केस में 53 डेज का क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। टोटल 53 डेज का क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को अमाउंट ड्यू हुआ और वो आपको फाइनली रिसीव वो जो होगा वो कब होगा? 23 फैब को रिसीव होगा। तो 1 जनवरी का ड्यू अमाउंट अगर 23 फैब को रिसीव होगा तो जनवरी 30 प्लस फैब का 23 मतलब टोटल 53 डेज का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। अब क्या होता है जब आप 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो? 1 जनवरी को क्या हुआ? सेल किया तो एंट्री हुई 1 जनवरी टू सेल 1000 और हम लोगों ने क्या किया? ये मानते हुए पीरियड काउंट किया कि हमको 31 जनवरी को पेमेंट आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 30 जनवरी का जो भी इंटरेस्ट है, 30 डेज़ का जो भी इंटरेस्ट है वो हमने चार्ज कर दिया। तो हमने 30 डेज़ का इंटरेस्ट क्या किया? चार्ज कर दिया। ठीक है। अब 20 जनवरी को कैश आता तो एंट्री क्या बोलते हैं हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। पर कैश के बजाय हमको क्या हुआ? बिल रिसीव हुआ, तो हम लोगों ने एंट्री क्या की? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? बाय बी आर हो गया 1000। अब इस बिल की ड्यू डेट जो है ना वो 23 फैब है। इस बिल की ड्यू डेट 23 फैब है। तो अभी तो बिल रिसीव हुआ। अगर नॉर्मली आपने क्या किया पता है? 20 जनवरी से 31 जनवरी काउंट करके यहाँ 11 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसका मतलब आपने सिर्फ उससे क्या किया? 19 डेज का ही इंटरेस्ट चार्ज किया, जबकि एक्चुअली बिल मिला है, पेमेंट नहीं मिला है। तो इस केस में मुझे क्या करना है? 23 डेज का इंटरेस्ट और चार्ज करना है, क्योंकि 30 जनवरी तक तो तुम इंटरेस्ट चार्ज कर ही चुके हो और पेमेंट फाइनली कब मिल रहा है तुमको? 23 फैब को मिल रहा है। तो इस केस में 23 डेज का इंटरेस्ट और चार्ज करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 23 डेज जो है ना वो नेगेटिव आएंगे और इस 23 डेज का जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं सेटलमेंट डेट में से ड्यू डेट माइनस कर रहा हूँ। तो जिसको समझ में आ रहा हूँ, 31 जनवरी माइनस 1 जनवरी करूँगा तो 30 डेज पॉजिटिव आएगा। पर सोचो 30 जनवरी माइनस 23 फैब करूँगा तो ये 23 डेज जो आएगा ये क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो ऐसे मैथमेटिकली भी बात करें तो सेटलमेंट डेट माइनस ड्यू डेट कर रहे हो, सेटलमेंट डेट माइनस ड्यू डेट कर रहे हो। तो जैसे अपना ये जनवरी है, 1 जनवरी है और ये अपना 31 जनवरी है, तो इन बिटवीन कहीं भी कोई ड्यू होगा ना, तो आप अगर सेटलमेंट डेट माइनस ड्यू डेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। पर अगर मेरा ड्यू डेट इसके बाद है, इसके बाद कहीं पे ड्यू डेट आता है और अब मैं अगर सेटलमेंट डेट माइनस ड्यू डेट करूँगा तो मैथमेटिकली भी क्या होता है? नेगेटिव आता है। तो इस केस में ये जो 23 डेज है ये नेगेटिव है और उसका इंटरेस्ट भी नेगेटिव आएगा। तो रेडिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो सेटलमेंट डेट के बाद ड्यू होते हैं उनको रेडिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़, उन पे जो डेज का कैलकुलेशन है वो सेटलमेंट डेट से कहाँ तक होता है? ड्यू डेट तक होता है। और उनका जो इंटरेस्ट है, अमाउंट नहीं, उसका जो इंटरेस्ट और प्रोडक्ट है वो हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। और नेगेटिव साइन के साथ शो करने से क्या होता है? जब आप इंटरेस्ट को बैलेंस करोगे ना, तो जो जिस साइड आपने नेगेटिव लिखा है वो उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये अगर मान लो यहाँ पे 30 डेज़ का इंटरेस्ट है तो 23 डेज़ का इंटरेस्ट बैलेंस कैलकुलेट करते समय इसके अंदर क्या होगा? ऐड हो जाएगा और लॉजिकली टोटल इंटरेस्ट 53 डेज़ का होगा। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना है। जब भी अकाउंट करंट बनाओगे ना, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन सेटलमेंट डेट के बाद ड्यू होता है तो उसको रेड इंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उसका डेज कैलकुलेशन, अमाउंट नहीं, उसका डेज कैलकुलेशन और उस पर जो इंटरेस्ट या प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आता है। और नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है? वो ऑपोजिट साइड में क्या होता है? या तो ऐड हो जाता है या सेम साइड में से क्या होता है? माइनस हो जाता है। अब लास्ट आपको एक क्वेश्चन दिया था शायद मैंने एग्जाम में, एग्जाम्पल दिया था एक। ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड श्याम अप टू 28 फैब, मतलब आपको 28 फैब तक का क्या करना था? अकाउंट करंट बनाना। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड श्याम अप टू 28 फैब आपको दिया हुआ है। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर बाय राम टू श्याम। तो आपको अकाउंट करंट बनाना है जो राम किसको रेंडर कर रहा है? श्याम को। क्या हेडिंग डाला?
गुड. श्याम इन अकाउंट करेंट विथ राम अप टू 28 फैब. तो जो 28 फैब से पहले ट्रांजैक्शन ड्यू हो जाएंगे वो सब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और जो 28 फैब के बाद ड्यू होंगे वो सब रेडिंग है. तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट या प्रोडक्ट, जो भी मेथड लोगे. डेट, पर्टिकुलर. ठीक है बेटा. अभी यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अमाउंट, ये डेज. इंटरेस्ट के बजाय प्रोडक्ट मेथड लेना है तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा. डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट. अब देखो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें. 1 जनवरी गुड सोल्ड टू श्याम. तो 1 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट है, राम ने श्याम को सेल किया, श्याम का अकाउंट है एंड वी आर इन द बुक्स ऑफ राम. तो राम ने सेल किया तो राम एंट्री क्या करेगा, राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल. श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल 2000 और 10 डेज का क्रेडिट है. इसका मतलब 11th जनवरी ड्यू डेट है. 11th जनवरी जो है वो आपकी क्या है इस केस में ड्यू डेट है. ठीक है, 11 जनवरी ड्यू डेट आ रहा है और आपको पीरियड काउंट करना है कहाँ तक, 28 फैब तक. तो अपन क्या बोल रहे हैं पता है, 11 जनवरी को ये अमाउंट ड्यू हो रहा है, सेटलमेंट 28 फैब को है. हम लोग ये मान रहे हैं कि 28 फैब तक पेमेंट आ जाएगा. तो जनवरी के 20 प्लस फैब का 28, तो 48 डेज का क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2000 करोगे तो ये 96,000 का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आ गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 जनवरी परचेज फ्रॉम श्याम. हमने क्या किया, परचेज किया. तो एंट्री क्या होती है, 20 जनवरी 10 डेज क्रेडिट है, बाय परचेज, और इसका ड्यू डेट आ जाएगा, क्या आएगा ड्यू डेट, 30 जनवरी. 30 जनवरी जो है वो ड्यू डेट है. 1000 अमाउंट है. अब इस पे कैलकुलेट करोगे तो जनवरी का फर्स्ट और 28 मतलब 29, और इसका प्रोडक्ट हो गया 29,000. फर्स्ट फैब सोल्ड टू श्याम, क्रेडिट पीरियड 5 डेज. फर्स्ट फैब टू सेल, ड्यू डेट आ जाएगी तुम्हारी 6th फैब. अमाउंट 5,000, 22 डेज, 22 डेज और 2000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22, 1,10,000. ठीक है, उसके बाद में 15 फैब बी आर फ्रॉम श्याम, बिल रिसीव हो गया. तो जैसे कैश रिसीव होता तो एंट्री क्या करते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, वैसे बिल रिसीव हो गया तो बी आर अकाउंट डेबिट टू श्याम. तो 15 फैब बाय बी आर, इसका ड्यू डेट काउंट करें तो 1 मंथ पीरियड है तो 18 मार्च. कैसे आया सर 18 मार्च, 15 फैब प्लस 1 मंथ 15 मार्च प्लस 3 डेज 18 मार्च. अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये रेडिंग ट्रांजैक्शन है और इसका अमाउंट तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 3000 का बिल रिसीव हुआ है आपको, पर इसके जो डेज़ का कैलकुलेशन है ना, डेज़ नेगेटिव आएंगे. तो इसके जो डेज़ हैं, कितने डेज़ आएंगे पता है, सेटलमेंट डेट से ड्यू डेट तक. तो 18 डे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और 18 डे नेगेटिव आने के साथ में क्या होगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 54,000 जो है ना, ये भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा. अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे हो गया आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, अब क्या करना था, क्या करते हो, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या, 28 फैब बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या होगा पता है, डेबिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है 96,000 प्लस 110, 96,000 प्लस 1,10,000
ठीक है। अब नॉर्मली तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, पर ये जो है ना 54,000, ये ऑपोजिट साइड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस 54,000, 260 में से क्या होगा 29 माइनस हो जाएगा, तो 2,31,000, 2,31,000 दिस इज योर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। और अब जब अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2,31,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 365, ये दोनों हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन जो था वो बाहर निकाला था। तो 2,31,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15 और डिवाइड बाय 365, तो 94.93 जो है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट है। और क्योंकि डेबिट प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल है। तो 28 फैब को इंटरेस्ट रिसीवेबल एंट्री होगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसको आप कॉन्ट्रा भी लिख सकते हो 94.93। और नाउ वी कैन बैलेंस 28 फैब को कि कितना अमाउंट ड्यू है बाय बैलेंस। अब अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें तो 2000 और 7,000, तो 7,000 प्लस आपका इंटरेस्ट 94.93 और उसमें से माइनस कर दो आप 4,000। कितना माइनस करना, उसमें से 4,000 आप माइनस कर दो, तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैलेंस आ रहा है 3094.93। समझ में आया? तो ये आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर है, जिसमें 94.93 का इंटरेस्ट क्या है, रिसीवेबल है, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो फाइनल बैलेंस ड्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3094.93। ठीक है। अभी एक बात और समझो, कुछ नई बात करते हैं आगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई और सेटलमेंट डेट 31 जनवरी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ठीक है। और आपको बोला 10th जनवरी गुड सोल्ड टू वाई 1000, बस एक ही ट्रांजैक्शन, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप जब अपना अकाउंट करंट बनाओगे, मान लो अकाउंट करंट प्रिपेयर एक्स कर रहा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया, ठीक है। डेट पर्टिकुलर क्या लिखते हैं, गुड, अमाउंट, डेज, और इंटरेस्ट मेथड है तो इंटरेस्ट, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, अगेन यहाँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। हाँ जी, हेडर क्या डालेंगे बताओ, हेडर, वेट, हेडर आ जाएगा यहाँ पे y इन अकाउंट करंट विथ x अप टू 31 जनवरी। एक ही ट्रांजैक्शन है, 10th जनवरी को क्या हुआ, सेल हुआ कितना, 1000। 10th जनवरी को सेल हुआ 1000, डेज अपन कैलकुलेट करेंगे 21। क्यों 21, क्यों, 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी,
तो आपने इस 1000 पे 21 डेज़ का क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। बहुत ढंग से समझना, ये जो 1000 है उस पे तुमने 21 डेज़ का क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, ये मान के कि वाई 31 जनवरी तक पेमेंट कर देगा, बिकॉज दिस इज सेटलमेंट डेट। तो अब हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो 1000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 21 के हिसाब से कुछ 6.90 आ रहा है। तो ये 6.90 आ गया, और मैंने इंटरेस्ट को बैलेंस किया, और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं 31 जनवरी से, तो बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6.90, जो बता रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस से मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है। और रिसीवेबल के केस में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, 31 जनवरी को टू इंटरेस्ट कॉन्ट्रा बोल सकते हो, उल्टी साइड में लिखेंगे, ठीक है। और 31 जनवरी को हमने क्या बोला, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो गया 1006.90। अब मुद्दे की बात है समझना, और ये अकाउंट करंट बना के क्या किया, एक्स ने किसको दे दिया, वाई को दे दिया। ये अकाउंट करंट प्रिपेयर करके एक्स ने वाई को क्या किया, सेंड कर दिया। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था पता है, कि अगर 31 जनवरी ड्यू डेट है, इसका मतलब 31 जनवरी को पेमेंट हो जाना चाहिए था। पर हुआ क्या, अब जब मैं ट्रांजैक्शन, वाई ने क्या हुआ, इसका पेमेंट 31 जनवरी को किया ही नहीं। दिस इज सेटलमेंट डेट, पेमेंट हो जाना चाहिए था, पर समझना इफ एंड बट मत करना। पर प्रैक्टिकली किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि वाई ने पेमेंट किया ही नहीं, और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यू अमाउंट कितना हो गया, 1006.90 हो गया, और वाई ने पेमेंट नहीं किया। अब मेरी बात ढंग से समझना, अगेन ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर फैब मंथ, ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर फैब महीने के लिए ट्रांजैक्शन हुआ, और अगेन सेटलमेंट डेट इज 28 फैब, सेटलमेंट डेट 28 फैब है। तो ट्रांजैक्शन क्या है पता है, 1 जनवरी अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई 106.90। अब जिसकी अक्ल काम करेगी उसको समझ में आ जाएगा। 1 जनवरी को अमाउंट ड्यू है, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई 1006.90, ये समझ में आया। ये वाला जो ड्यू 1 जनवरी क्यों आया, ये 1 जनवरी फर्स्ट फैब को अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई 1006.90 हो गया। फिर उसके बाद में 10 फैब को क्या हुआ, अगेन सेल टू वाई, सेल टू वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना, 2000 बस, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल टू वाई 2000। चलो अभी समझने की बात क्या है, जब वापस एक अकाउंट करंट बनाएंगे ना, कौन बना रहा है, वही सेम एक्स अकाउंट करंट बना के वाई को सेंड कर रहा है, तो हेडिंग क्या होगा, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स up to 28 fab, date particular amount days interest, date particular amount days interest। अब जो समझदार होंगे ना वो मेरी बात को एक बार में ही समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज इंटरेस्ट की, हाँ ठीक है इंटरेस्ट लिख देते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, 1 फैब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 फैब को क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 1006.90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनो और कॉन्सेंट्रेटेड रहो। हम लोगों ने लास्ट टाइम जनवरी में ये जो सेल हुआ था 10 जनवरी को, उस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था कितना, 1000 रुपीज़ पे 21 डेज़ का।
ठीक है, अभी लॉजिकली एक बात बताओ, सेटलमेंट 28 फैब है, वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, पर एक जनरल बात करते हैं। 10 जनवरी को तुमने सेल किया और कोई तुमको बोले कि वो पेमेंट 28 फैब को करेगा, तो 10 जनवरी से 28 फैब कितने डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? तो जनवरी का हम लोग चार्ज करेंगे 21 डेज़, और मैं फैब का चार्ज करूँगा 28 डेज़, मतलब टोटल इंटरेस्ट इस केस में चार्ज होना चाहिए 49। आपको कॉमन सेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो जो बोलते हैं ना सेंस कॉमन वाला, वो रखना बहुत ज़रूरी है। 10 जनवरी को सेल हुआ, ओके, ड्यू डेट इज़ 10 जनवरी, और फाइनली पेमेंट कब होने के लिए बोल रहे हैं? 28 फैब। सेटलमेंट 31 जनवरी थी, पेमेंट हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। नाउ वाई सेइंग कि मैं आपको फैब के लास्ट में पेमेंट करूंगा। इन जनरल सोचो, अगर कोई 10 जनवरी को अमाउंट ड्यू होता, 10 जनवरी को कोई अमाउंट ड्यू होगा और उसका पेमेंट अगर 28 फैब होगा, तो क्या करोगे? 10 जनवरी से तो आप एक बार 10 जनवरी छोड़ चुके हो ना। मैं डेज कैलकुलेशन के लिए 10 जनवरी इग्नोर कर चुका हूं। मैंने बोला 10 जनवरी को तो ड्यू डेट थी, अगर 10 जनवरी को 10 जनवरी को पेमेंट हो जाता तो विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट काउंट ही कहाँ से किया? 11 से किया, तो मैंने वैसे ही ड्यू डेट पहले छोड़ दिया। तो मैंने बोला जनवरी का 21 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, फैब का 28 डेज़ का, सही है ना? तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज 49 डेज़ का होना चाहिए। अब हुआ क्या, पहले ये हुआ कि उसने बोला, किसने? वाई ने, कि ही विल पे 31 जनवरी। तो हमने क्या किया, हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10 जनवरी से 31 जनवरी। तो 10 जनवरी से 21 जनवरी, समझो 10 जनवरी से 31 जनवरी का जब मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो एक दिन मैं ऑलरेडी इग्नोर कर चुका हूँ 10 जनवरी वाला, तो हमने चार्ज किया 21 डेज़ का। अब क्या हुआ, 31 जनवरी को पेमेंट हुआ नहीं। अब क्या हुआ पता है, अब वो कह रहा है कि आई विल पे ऑन 28 फैब, नेक्स्ट मंथ के सेटलमेंट पे पेमेंट करूंगा। तो जिसमें अक्कल है वो सोच के बताओ, अब क्या होगा? इंटरेस्ट 28 डेज़ का चार्ज होना चाहिए ना। इंटरेस्ट कितने डेज़ का चार्ज होना चाहिए? 28 डेज़ का क्या होना चाहिए? वापस इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, समझाओ अपने आप को कि क्या फर्स्ट फैब का इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? फर्स्ट फैब का इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्या? ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है। जिसकी अक्कल काम कर रही है वो सोचो, जिसका कॉमन सेंस काम कर रहा है वो सोचे बेटा कि हमने लास्ट मंथ सेल किया था, कब? 10 जनवरी। तो एक बार पीरियड कैलकुलेट करते समय मैंने 10 जनवरी छोड़ दिया और मैंने 31 जनवरी तक इंटरेस्ट काउंट किया। तो इस 1000 पे 21 डेज मतलब क्या हुआ? 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट में ओनली काउंट करो। अब कोई मुझे फर्स्ट फैब को भी पेमेंट करेगा तो मैं फर्स्ट फैब का भी इंटरेस्ट क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। मतलब ये हुआ कि नॉर्मली डेज काउंट करते समय क्या होता है पता है? ये मेरा कंक्लूजन है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है, ध्यान रखना कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जब पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, तो तुमने 10 जनवरी से 31 जनवरी जब काउंट किया तो तुमने 10 जनवरी को इग्नोर कर दिया। पर जब मैं ओपनिंग पे कैलकुलेट करूंगा ना, ओपनिंग पे जब मैं पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो मैं फर्स्ट फैब का भी इंटरेस्ट लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, ये इस पे मैंने 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट पिछली बार के अकाउंट करेंट में चार्ज किया था। अब फर्स्ट फैब को भी वो देगा ना तो मैं उसमें 1 डे का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं डेज कैलकुलेट करते समय एक ही बार डे इग्नोर करूंगा और वो मैं फर्स्ट टाइम कर चुका था। तो जिसको समझ में आ रहा है वो सोचो कि मेरे केस में मैंने ऐसा बोला, देखो ये वाला, अब आप सामने नहीं हो, पता भी नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 10 जनवरी को सेल किया, इन जनरल भी बात करूं मैं कि 10 जनवरी को हमने सेल किया और कोई अगर हमको बोले कि हम इसका सेटलमेंट कब करेंगे, हम इसका सेटलमेंट कब करेंगे बेटा, कोई बोले आपको 28 फैब को करेंगे, तो सीधी बात हो गई ना, इस केस में क्या होना चाहिए? 21 डेज तो जनवरी का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए और 28 डेज फैब का होना चाहिए, तो कर ही रहे। तो मैं यार एक ट्रांजैक्शन पे डे कैलकुलेट करते समय एक ही बार डे इग्नोर करूंगा ना, बार बार थोड़ा करूंगा। तो मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कैलकुलेट करते समय एक दिन में छोड़ चुका हूँ 10 जनवरी का। अब अगर वो 31 जनवरी को पेमेंट नहीं होगा, वो फर्स्ट फैब को भी पेमेंट होगा ना। आप सोचो ना,
10 जनवरी को ड्यू हुआ था, अब वो 11 को पेमेंट करेगा तो 1 डे इंटरेस्ट चार्ज होगा, 12 को पेमेंट करेगा तो 2 डेज का, 31 जनवरी को पेमेंट करता है तो 21 डेज का, और 1 फैब को पेमेंट करेगा तो 22 दिन का। तो नॉर्मली क्या होता है पता है, जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब आप नॉर्मली क्या करते हो, डेज कैलकुलेट करते हो या पीरियड कैलकुलेट करते हो ना, तो नॉर्मली पीरियड कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते हैं पता है, ड्यू डेट इग्नोर करते हैं, मतलब ड्यू डेट के आगे से पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पर इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, मतलब मैं ओपनिंग डे का भी उस पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जिसको समझ में आ रहा है ना, तो 1 फैब से 28 फैब काउंट करेंगे, तो इंक्लूडिंग ओपनिंग डे मेरे को यहाँ 28 लिखना पड़ेगा। तो लॉजिकली क्या होगा पता है, पहले 21 दिन का इंटरेस्ट चार्ज किया और फिर 28 डेज का इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया, तो टोटल मिला के जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने डेज का आ रहा है बताओ। तो अगर कोई वैसे भी लॉजिक से बात करें तो 10 जनवरी का ड्यू अमाउंट को 28 फरवरी को पेमेंट करेगा, तो जनवरी के कितने 21 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, फैब का 28, तो 49 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। अब क्या हो गया पता है, वो 2 पार्ट में हो गया। पहले मैंने 21 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब सेटलमेंट था तो इंटरेस्ट काउंट हो गया, तो अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट काउंट होगा ना, वो तो बट ऑब्वियस है कि एक बार आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, बैलेंस आपका बढ़ गया, अब नहीं पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट पे भी, क्योंकि मेरा सेटलमेंट 31 जनवरी था, तो 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट कितना था, 6.9 था, पेमेंट करो। और नहीं करते हो तो उस इंटरेस्ट पे भी वो प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इस केस में 1000 रुपीज़ पे पहले 21 डेज का कैलकुलेट किया और अब 28 डेज का और चार्ज होगा। तो समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान रखना कि जब आप पीरियड कैलकुलेट करते हो, पीरियड का जब कैलकुलेशन करते हो, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन और ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होता है ना और ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे पीरियड कैलकुलेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट और एक्सक्लूडिंग ड्यू डेट। उस केस में ड्यू डेट को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। और ओपनिंग पे जब, ओपनिंग बैलेंस पे जब पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग डेट टू सेटलमेंट डेट इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट, इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट जो है वो आपको पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मैं ओपनिंग बैलेंस पे फर्स्ट जो ओपनिंग डे है ना उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ओपनिंग बैलेंस पे लास्ट पीरियड एंड तक का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और मैं नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग पे भी क्या करूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, अगर सेटलमेंट पिछली बार का पिछली सेटलमेंट डेट पे नहीं हुआ तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अकाउंट करंट अप टू 31 जनवरी बना रहे हो, ठीक है, और 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे सेल हुआ 1000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे पीरियड 1 जनवरी से 31 जनवरी जब काउंट करूँगा तो मैं ड्यू डेट को क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा। तो ड्यू डेट इग्नोर करूँगा तो यहाँ 30 लिखूँगा। पर अगर मेरा यहीं पे 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो मेरा ये पीरियड 31 आएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड का कैलकुलेशन। समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान रखना ऐसा होता है, क्या होता है ऐसा कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर होता है और एक होता है ओपनिंग बैलेंस, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे जब पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो वी काउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट एक्सक्लूडिंग ड्यू डेट। मैं ड्यू डेट को छोड़ के मतलब अगले दिन से काउंट करता हूँ। और इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस हम लोग जब क्या करते हैं, इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस हम लोग जब पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पता है, ओपनिंग डेट से सेटलमेंट डेट, ओपनिंग डेट से सेटलमेंट डेट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट। मैं उसमें ओपनिंग डेट को भी क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी काउंट करते समय 1 जनवरी को इग्नोर करूंगा। पर अगर 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जनवरी टू 31 जनवरी कैलकुलेट करते समय 1 जनवरी भी इंक्लूड होगा। तो नॉर्मल के केस में 1 जनवरी से 31 जनवरी 30 डेज आते हैं,
पर ओपनिंग के केस में 1 जनवरी टू 31 जनवरी जो है ना वो 31 डेज आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक यही है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पे मैंने लास्ट डेट तक का, लास्ट जो पिछली बार का, पिछले अकाउंट करंट का जो मेरा सेटलमेंट डेट था ना, मैंने वहाँ तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और मैं उस पे अगले अकाउंट करंट में ओपनिंग डेट पे भी क्या करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा अगर वो ओपनिंग बैलेंस है तो। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल की बात अगर हम लोग करें, चलो कुछ क्वेश्चंस अपने पास है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप ले सकते हैं वहाँ से। ओपनिंग बैलेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना है, फिर अपन लोग इसको चेक करेंगे। हाँ जी, क्या बोला देखो, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोल रहे हैं यहाँ पे द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर अप टू 1 फैब, मतलब आपका जो सेटलमेंट डेट है वो कब है, 1 फैब है। तो 1 फैब तक हमको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। सुन रहे हो? 1 फैब तक आपको क्या करना है, अकाउंट करंट बनाना है। हेडर देखो, हेडर पढ़ो, क्वेश्चन का हेडर देखो बेटा, कौन किसको बना रहा है ये देखना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। देखो कौन कौन सी 2 पार्टीज हैं। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर, मतलब वी आर इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम। तो हेडर क्या आएगा बताओ, हेडर क्या आएगा, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, मतलब हम लोग श्याम का अकाउंट बना रहे हैं और वी आर इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले सितंबर 16 से दिया हुआ है। ओके, सितंबर 16 नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, गुड सोल्ड टू श्याम। तो अगर आपको एंट्री नहीं आती है तो आप यहाँ पे एंट्रीज में लिख रहा हूँ, देख सकते हैं। तो मैं डेबिट क्या करोगे और क्रेडिट क्या करोगे, ऐसा एंट्री का 2 कॉलम बना देता हूँ, क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो 16 सितंबर गुड सोल्ड टू श्याम, गुड सोल्ड टू श्याम, हमने शाम को क्या किया, सेल किया। इसकी ड्यू डेट दी हुई है 1 अक्टूबर है, तो ट्रांजैक्शन तो 16 सितंबर को रिकॉर्ड होगा, पर उसकी ड्यू डेट मतलब इंटरेस्ट कहाँ से काउंट करोगे, 1 अक्टूबर से। तो एंट्री क्या करोगे इस केस में, मिस्टर श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो शाम के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और 1 अक्टूबर से आपको पीरियड काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो 1 अक्टूबर से आपको काउंट करना है कहाँ तक, 1 फैब तक। तो 1 अक्टूबर के आगे से मतलब 1 अक्टूबर को छोड़ के काउंट करना पड़ेगा। October 1 कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 90, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा और मिस्टर श्याम का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये श्याम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। देखो मैं जब भी अकाउंट्स पढ़ता हूँ तो मेरे को हमेशा दिखता है कि ये बेसिकली टी फॉर्मेट अकाउंट का, टी फॉर्मेट, और ये साइड मेरे लिए, ये मतलब ये साइड आपके लिए क्या है, डेबिट साइड है, और ये साइड आपके लिए क्या है, क्रेडिट है। तो मैं इधर बोल रहा हूँ मतलब मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ मतलब मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। 21 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जिसकी ड्यू डेट 1 दिसंबर है, तो पीरियड 1 दिसंबर से काउंट होगा और 1 दिसंबर इग्नोर होगा। और वही ओपनिंग होता तो क्या होता पता है, 1 दिसंबर भी इंक्लूड होता। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ये शाम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। 1 नवंबर पेड टू श्याम, शाम को क्या किया, पेमेंट किया, एंट्री क्या करोगे बताओ, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये डेबिट साइड में आएगा। और 1 नवंबर से पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा और 1 नवंबर इग्नोर होगी। दिसंबर 1 पेड टू श्याम, शाम को पेमेंट किया है, अगेन एंट्री हुई श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर 5 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, और 1 जनवरी से पीरियड काउंट करोगे, तो 1 जनवरी से पीरियड काउंट करोगे तो 1 जनवरी इग्नोर हो जाएगा। 2 जनवरी से आपको पीरियड कितना पड़ेगा,
तो गुड्स परचेज फ्रॉम शाम की अगर एंट्री करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, तो ये शाम के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर दिसंबर 10 गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, ये भी 1 जनवरी को ड्यू है, तो यहाँ इसके लिए भी एंट्री वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम, और ये शाम के अकाउंट की क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 1 जनवरी, पेड टू श्याम, एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, और 1 जनवरी से काउंट होगा। 1 जनवरी से काउंट करोगे तो 1 जनवरी इग्नोर होके 2 जनवरी से काउंट होगा, मतलब वही जनवरी के 30 और फैब का 1, तो 31 आएगा। 9 जनवरी गुड सोल्ड टू शाम, और इसकी ड्यू क्या है, 1 फैब है, तो इस पर पीरियड 0 आएगा। 1 फैब से 1 फैब 0 हो गया। गुड सोल्ड टू शाम, एंट्री क्या करोगे इस केस में, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये डेबिट साइड में आएगा, पर इसका पीरियड जो है वो 0 आएगा। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर ऑन 1 फैब, योर सेटलमेंट डेट इज 1 फैब, मतलब आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, सुन रहे हो, आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कहाँ तक करना पड़ेगा, आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 फैब तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, और मेथड स्पेसिफाइड नहीं हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो, थोड़ा सा आपका वर्किंग क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी आप इंटरेस्ट मेथड लो या प्रोडक्ट मेथड लो, आंसर क्या होगा, सेम आएगा। पीरियोडिकल बैलेंस अभी मैंने आपको समझाया नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, from the following particulars prepare an account current to be rendered by Mr. Singh। rendered by Mr. Singh मतलब you are in the books of Mr. Singh to Mr. Paul, मतलब we are in the books, अकाउंट जो बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, पॉल का अकाउंट बना रहे हैं। सो वी आर इन द बुक्स ऑफ सिंह, और अकाउंट किसका बना रहे हैं, पॉल का, ऑन एज ऑन 31 अगस्त 2016। 31 अगस्त 2016 मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, सेटलमेंट डेट होगी। 31 अगस्त 2016 ये आपके लिए क्या है, सेटलमेंट डेट है। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम, और बोला है साफ साफ ईयर 365 लेना है, तो वो फालतू लीप ईयर वीप ईयर के चक्कर में मत पड़ना। इट इज़ गिवन दैट आपको 365 डेज लेना है। अब यहाँ पे भी अगर मैं आपको डेबिट क्रेडिट समझाऊँ एंट्री का, तो 11 जून गुड सोल्ड टू मिस्टर पॉल, एंट्री क्या करोगे, पॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये डेबिट साइड में आएगा। और अगर क्रेडिट पीरियड नहीं है तो 11 जून से आपको क्या करना पड़ेगा, 31 अगस्त तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग 11 जून, मतलब पीरियड 12 जून से काउंट होगा। मतलब जून का जब डेज काउंट करोगे ना, तो 30 में से 11 माइनस करोगे तो 19 आएगा, और वही ओपनिंग होता तो 11 भी इंक्लूड होता। 15 जून कैश रिसीव, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल्स अकाउंट। गुड सेंड टू पॉल, क्या एंट्री करोगे, गुड सेंड टू पॉल, मतलब गुड सेल की है, तो एंट्री हो जाएगी पॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट साइड में आएगा। और फिर बोला है वापस से गुड सेंड टू पॉल, वापस सेल हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी पॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये भी डेबिट साइड में आएगा। और फिर लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर पॉल, कैश रिसीव हुआ है मिस्टर पॉल से, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पॉल्स अकाउंट के डेबिट में आएगा, सेकंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगा, थर्ड डेबिट में आएगा, फोर्थ डेबिट में आएगा, और फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए जब भी पीरियड कैलकुलेट करोगे तो ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट में ड्यू डेट क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, देखो पढ़ो कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्वेश्चन दिख रहा हो आपको अगर। From the following particulars make up an account current to be rendered by S दास गुप्ता, मतलब हम लोग गुप्ता जी की बुक में हैं। टू ए हेल्डर, अपन इसका अकाउंट बना रहे हैं एट 31 दिसंबर, ये आपका क्या है, सेटलमेंट डेट हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 365 डेज इन अ ईयर लेना है।
मेथड स्पेसिफाइड नहीं किया है तो फिर सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट मेथड ले सकते हैं, ज़्यादा ही बेटर है। ओके, ट्रांजैक्शन पढ़ो एक बार। एंट्रीज देखो, क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए बताओ, पहले सोचो एक बार, मैं बताता हूँ आपको फिर। एंट्रीज देखो क्या क्या होनी चाहिए। एक मिनट, आप एंट्री सोचो। एंट्रीज देखो क्या होना चाहिए बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा है, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर बाय एस दास गुप्ता। सो हम लोग किसकी बुक में, दास गुप्ता की बुक में, टू ए हेल्डर। अपने को ए हेल्डर का अकाउंट बनाना है अप टू 31 दिसंबर। ये हमारी क्या है, सेटलमेंट डेट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% और 365 डेज लेना है। अब यहाँ पे 30 जून को दिया हुआ है बैलेंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बैलेंस के केस में क्या होगा पता है, जब पीरियड कैलकुलेट करोगे ना तो ओपनिंग डेट जो भी बैलेंस का डेट है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो 30 जून को दिया हुआ है बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर, मतलब ये ए हेल्डर के लिए पेबल है। बैलेंस लिखना सीखो। मैंने हमेशा आपको बोला कि अकाउंट्स में सबसे इजी क्या है पता है, या तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सोच के देखो डेबिट बैलेंस कैसे लिखते हैं। ओपनिंग खोपड़े में अकाउंट खोलो ना सामने, डेबिट बैलेंस कैसे आता है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट साइड में आता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला, 30 जून को बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर, मतलब ये ए हेल्डर के लिए क्या है, पेबल है। तो अगर मैं किसकी बुक में देखो, किसकी बुक में हो, दास गुप्ता की बुक में हो, तो दास, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए हेल्डर के लिए अमाउंट पेबल है, इसका मतलब दास गुप्ता के लिए रिसीवेबल है। तो जब आप अकाउंट करंट बनाओगे ना, जब आप अकाउंट करंट बनाओगे इस फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 30 जून और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट दास गुप्ता के लिए रिसीवेबल, और रिसीवेबल हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे अमाउंट में 520 आएगा। योर सेटलमेंट डेट इज 31 दिसंबर। तो आपको 30 जून से काउंट करना पड़ेगा, 30 जून से 31 दिसंबर। और इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, इम्पॉर्टेंट ये कि इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब 30 जून भी इसमें क्या होगा, काउंट होगा। तो 30 जून को भी आपको इसमें क्या होगा, काउंट करना पड़ेगा। तो अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो जून का 30, फिर जुलाई, फिर जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, फिर अक्टूबर,
फिर नवंबर दिसंबर 31। तो ये अगर आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पे काउंट करने पे शायद ये 185 आएगा, तो 185 डेज आपको लेना पड़ेगा, देख लेना जो भी आ रहा है। तो इस पे डेज कैलकुलेट करोगे तो 185 इंक्लूडिंग ओपनिंग है। अब आगे क्या बोला है, गुड सोल्ड टू ए हेल्डर, एंट्री क्या करोगे इस केस में, हेल्डर्स अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो हेल्डर्स अकाउंट डेबिट, हेल्डर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, डेबिट में आएगा। 1 अगस्त कैश रिसीव, तो यही हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू एच, तो ये एच का अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड सोल्ड क्या एंट्री करोगे, एच अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एच का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। गुड सोल्ड अगेन एच अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। अब यहाँ पे देखो 1 सितंबर को क्या हुआ, एच से एच एक्सेप्टेड दास गुप्ताज बिल 3 मंथ फॉर डेट, क्या किया, एच ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब एच के लिए बिल्स पेबल और दास गुप्ता के लिए क्या है, रिसीवेबल है। अब देखो अगर ये 31 दिसंबर के आगे गया तो ये रेडिंग है, तो इस केस में सितंबर से काउंट करें तो क्या हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसकी ड्यू डेट आ रही 4 दिसंबर, इसकी ड्यू डेट आ रही 4 दिसंबर। देखो ना कैसे आया, 1 सितंबर से काउंट करो, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर को 3 महीने पूरे होते हैं, प्लस 3 डेज काउंट करोगे तो 4 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेटलमेंट डेट से पहले ही ड्यू हो रहा है, इसलिए नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। और 4 दिसंबर से 31 दिसंबर एक्सक्लूडिंग 4 दिसंबर लेना पड़ेगा, मतलब 4 दिसंबर के आगे से काउंट करना पड़ेगा, समझ में आया। और एंट्री क्या करोगे इस केस में, बिल रिसीव हो रहा है ना, बिल रिसीव हो रहा है, एंट्री बताओ। कैश आता तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एच, और बिल रिसीव हुआ है तो बी आर अकाउंट डेबिट, और एच का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम एच, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एच, गुड्स सोल्ड टू एच, एच अकाउंट डेबिट टू सेल, और कैश रिसीव फ्रॉम एच, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एच। अब यही अगर ट्रांजैक्शन है तो जब आप अकाउंट करंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो डी के लिए, मतलब दास गुप्ता के लिए वो डेबिट बैलेंस है, एच के लिए पेबल है पर दास गुप्ता के लिए रिसीवेबल है। ये डेबिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा, ये भी डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा। और सॉरी कहाँ जा रही गाड़ी। इन एंट्रीज की पोस्टिंग करोगे तो आप किसका, एच का अकाउंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग एच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डी, दास गुप्ता की बुक में। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट में आएगा, ये दोनों डेबिट में आएंगे, ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट में आएगा। और इंटरेस्ट आपको 31 दिसंबर तक लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट नया तुम्हारे लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया हुआ है उस पर वो डेट भी इंक्लूड हो। अब कुछ बच्चे, सर ये 30 जून है, ओपनिंग बैलेंस कैसे है, बेटा 30 जून, अब होना भले 1 जुलाई चाहिए पर क्वेश्चन बोल रहा है 30 जून का बैलेंस है, तो 30 जून का ही बैलेंस है और 30 जून भी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या क्या आंसर चेक करेंगे। कल एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, तो वो अगर और भी लोगों के दिमाग में आ रहा है तो उसने कहा था जैसे सर बिल के केस में एक डाउट था, जेन्युइनली पता नहीं आप लोगों की सबके दिमाग में है या नहीं, ठीक था वो। तो उस स्टूडेंट ने पूछा था कि सर नॉर्मली बिल के केस में तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही नहीं ड्यू डेट तक, बिल के केस में ड्यू डेट तक इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसका कहना था। पर होता क्या बेटा, देखो मैंने 1 जनवरी को सेल किया एंड माय क्रेडिट पीरियड इज़ 1 मंथ, तो 1 जनवरी को मैंने सेल किया और माय क्रेडिट पीरियड इज़ 1 मंथ। अब मैं अगर 1 मंथ का बिल ड्रॉ कर दूंगा ना, 1 मंथ का मैं बिल ड्रॉ कर दूंगा तो मैं इस केस में ड्यू डेट तक इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। पर सोचो मैंने 1 जनवरी को सेल किया, मैं क्रेडिट पीरियड अलाउड ही नहीं करता हूँ, नो क्रेडिट पीरियड, और फिर भी सामने वाला मेरे को 1 मंथ का बिल देगा ना, सामने वाला अगर मेरे को 1 मंथ का बिल देगा तो अब तो मैं इस केस में बिल पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ना। मैंने 1 जनवरी को सेल किया तो अमाउंट तो 1 जनवरी को ड्यू हो गया ना, हम लोग क्रेडिट देते ही नहीं है, और फिर भी सामने वाला 1 मंथ का बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है कि मैं 1 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा, तो हम लोग इस केस में ड्यू डेट तक भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
अब जिसका डाउट है उसको समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहे थे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे कि हमने सही किया या गलत किया। और होप कि आप ईमानदारी से टाइम टू टाइम लेक्चर देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि अब आज का लेक्चर है तो मैं आज या कल में उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप कंटिन्यूसली देखते रहो। अरे दिन में घंटा 1.5 घंटा, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर तो पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो ना, निकालो इतना टाइम तो यार, ठीक है। इसके जो आंसर्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू।